अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की तो बहुत ज़्यादा हमने बात कर ली, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। हमें पता है कि हर प्रोग्राम को रन करने में कुछ टाइम लगता है, कुछ ऑपरेशंस वो परफॉर्म करता है, पर हर प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर किसी ना किसी मेमोरी को भी या किसी ना किसी स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है। कैसे ऑक्यूपाई करता है इस स्पेस को? इस स्पेस को ऑक्यूपाई करता है इन टू फॉर्म्स। एक होता है हमारा हीप, एक होता है हमारा स्टैक। मेमोरी का एक मेमोरी हीप होता है, मेमोरी का एक मेमोरी स्टैक होता है। स्टैक के अंदर कौन सी मेमोरी जाती है? स्टैक के अंदर हमारी फंक्शन कॉल्स जाती हैं। तभी क्या बनता है? हमारा कॉल स्टैक बनता है फंक्शंस का, जिसको हमने रिकर्जन के अंदर देखा था बनाकर। दूसरी कौन सी मेमोरी ऑक्यूपाई कर सकता है? हीप की मेमोरी ऑक्यूपाई करता है। तो हीप मेमोरी के अंदर हमारे जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम क्रिएट करते आए हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जो जगह एलोकेट होती है वो हीप मेमोरी के अंदर होती है। तो जैसे ही मैंने कोई नया वेरिएबल बनाया, जैसे ही मैंने किसी फंक्शन को कॉल लगाई, जैसे ही मैंने एक एरे बनाया, मैंने एक स्ट्रिंग बनाई, मैंने और कुछ ऑब्जेक्ट बनाया, मैंने फ्लोट टाइप का एक वेरिएबल बनाया, या मैंने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही मेरे कंप्यूटर, मेरा जावा का कोड मेरे कंप्यूटर के अंदर कुछ स्पेस या कुछ मेमोरी को ऑक्यूपाई करता है। और इसी मेमोरी का जो ऑक्यूपाई करने का रिलेशनशिप आता है इनपुट साइज के साथ, उसको हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। यानी यहाँ पे भी हम पूरा का पूरा ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरफ आ जाएगी वो जो स्पेस ऑक्यूपाई होती है, इस तरफ आ जाएगा मेरा इनपुट साइज। अब इनपुट साइज के हिसाब से अगर मेरी स्पेस बढ़ती ही जा रही है और लीनियरली बढ़ रही है, तो इसको मैं कह सकती हूँ कि मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ एन के बराबर। और अगर कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ हो रही मेरे प्रोग्राम में, तो उसको मैं कह सकती हूँ कि मेरी जो स्पेस है दैट रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसको मैं कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कह सकती हूँ। अब स्पेस जो होती है एक प्रोग्राम में दो तरीके से यूज़ होती है। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका ये है कि मेरा इनपुट ही कुछ स्पेस ले लेगा। यानी मैंने एक एरे को इनपुट कराया अपने प्रोग्राम के अंदर, इस एरे का साइज n है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि एरे का साइज n है, उतनी स्पेस तो लेगा ही प्रोग्राम, उतना बड़ा एरे तो बनाएगा ही मेमोरी के अंदर। दूसरी होती है मेरी ऑक्सिलरी स्पेस। आपको याद हो तो एरेज के अंदर मैंने ऑक्सिलरी एरेज की बात की थी। ऑक्सिलरी एरे यानी टेम्पररी एरे या एक्स्ट्रा स्पेस हमने लिया था वहाँ पे। ऑक्सिलरी का मतलब होता है एक्स्ट्रा या एडिशनल। तो अगर मैंने इनपुट साइज n पास किया और उसके अलावा भी मैंने एक टेम्पररी एरे बना लिया n ही साइज का, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि उस प्रोग्राम के अंदर इनपुट साइज की स्पेस तो n होगी, साथ में ऑक्सिलरी स्पेस भी मेरी n होगी। तो ये जो प्रोग्राम है ये एक्स्ट्रा n स्पेस को यूज करता है इन फॉर्म ऑफ अ टेम्पररी एरे। अब जो मेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो इन दोनों को मिलाकर बनती है। पर इंटरव्यूज के अंदर अगर हमसे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जाती है या इन जनरल हमें एनालाइज करनी होती है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम इस ऑक्सिलरी स्पेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ये इनपुट साइज तो इनपुट वाली स्पेस तो सब में लगेगी, कोई भी प्रोग्राम हो एरे का इनपुट तो उसको लेना ही पड़ेगा। उन केसेस में हम बात करते हैं सिर्फ ऑक्सिलरी स्पेस की, किसने एक्स्ट्रा स्पेस ली या नहीं ली। तो मेरी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो फिर मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम बात कर रहे होते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की, उसका मतलब होता है इंट्यूटिवली कि हम ऑक्सिलरी स्पेस की बात कर रहे हैं। इसका मैं एक एग्जाम्पल भी बता देती हूँ। इसका एग्जाम्पल ये है कि हमने मर्ज सॉर्ट को देखा था। मर्ज सॉर्ट के अंदर क्या हुआ था? मर्ज सॉर्ट के अंदर हमेशा एक टेम्पररी एरे बनता था। ये टेम्पररी एरे मेरा n साइज का बन रहा होता था हमेशा। ओरिजिनल एरे तो होता ही था। मर्ज सॉर्ट के अंदर अगर मेरा ये हाफ सॉर्ट होके आ गया और ये हाफ सॉर्ट होके आ गया, तो अब दोनों को मुझे एक टेम्पररी एरे बनाकर कंप्लीटली जोड़कर सॉर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये ऑक्सिलरी मेमोरी, मैंने ऑक्सिलरी स्पेस यूज़ की। इसीलिए मेरी जो मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है दैट इज बिग ऑफ n, क्योंकि मैंने n साइज का एक ऑक्सिलरी एरे यूज़ किया था, टेम्पररी एरे यूज़ किया था। वही मैं अगर क्विक सॉर्ट की बात करूँ तो क्विक सॉर्ट के अंदर कोई एक्स्ट्रा एरे यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है दैट इज बिग ऑफ 1 के बराबर। तो इन टर्म्स ऑफ स्पेस my merge sort is worse when it is compared to quick sort। बट हाँ, टाइम की टर्म्स में ये बेटर हो जाता है, क्योंकि टाइम की टर्म्स में मैंने पढ़ा था कि मर्ज सॉर्ट की जो एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या वर्स्ट केस होती है दैट इज n log n, जबकि क्विक सॉर्ट के अंदर वर्स्ट केस में n स्क्वायर तक चले जाते हैं, एवरेज में n log n रहता है। पर हम तो मोस्टली वर्स्ट केस को ही एनालाइज करेंगे, तो फिर वर्स्ट को वर्स्ट के साथ एनालाइज करें तो यहाँ पे मर्ज सॉर्ट बेटर परफॉर्म कर जाता है इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो हमें देखना होता है कि मेरा टाइम प्रायोरिटी रखना है या मुझे स्पेस प्रायोरिटी रखना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में, मैक्सिमम केसेस में हमारे लिए हमारी टाइम प्रायोरिटी होती है, स्पेस उतनी प्रायोरिटी नहीं होती। टाइम यानी कितनी जल्दी मेरा प्रोग्राम मेरे लिए काम कर दे रहा है, दैट इज़ माई प्रायोरिटी। क्योंकि आजकल स्पेस बहुत ज़्यादा आने लगे है डिवाइसेस के अंदर, तो इतना ज़्यादा स्पेस का यूटिलाइजेशन, हाँ वो भी इम्पॉर्टेंट है, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में या आपके जो इंटरव्यूज़ होते हैं या हमारे कॉन्टेस्ट होते हैं, जब तक इंटरव्यूअर अलग से स्पेसिफाई करके नहीं बोलता कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कुछ भी रखो, स्पेस मेरे पास कम है,
तब तक हमें टाइम को प्रायोरिटी देनी है हर बार। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम थ्योरेटिकल एनालिसिस करने वाले हैं, यानी अब एक्चुअल कोड्स को देखकर, एक्चुअल तरीकों से थ्योरी लगाकर पूरी की पूरी हम क्या करेंगे, हम लूप के काफ़ी सारे एग्जाम्पल सॉल्व करके उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, हम सॉर्टिंग एंड सर्चिंग के कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे और उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे, एंड उसके बाद हम रिकर्सिव प्रॉब्लम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी रिकर्जन जो प्रॉब्लम्स यूज़ करती है उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलती है उसको हम एनालाइज कर रहे होंगे।